वहां तक, हरिद्वार के सीमाओं तक और उत्तरकाशी तक, जहां जहां तक मेरी आवाज़ लोग सुन पा रहे हो, तमाम जगहों के मेरे भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के मेरे प्यारे नागरिकों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे साथियों, आज आप सबको ये पता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम जगह जगह प्रदेश में अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि सब लोग जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर सामाजिक जो दायरे हैं, जो अपने अपने समाज में अपने दायरों में रहना उचित समझते हैं, उन दायरों को भी तोड़कर और साथ साथ में राजनीतिक बंधनों से भी मुक्त होकर एक रूप में सब लोग ये मांग करें कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड में कौन कौन दोषी है, सरकार उसको उजागर करे और जिसने भी वो दोष अर्जित किया है, जो भी आरोपी है, जो भी अपराधी है, उन अपराधियों को सरकार कानून में निहित उचित प्रावधान के तहत सजा दे। बात इतनी सी है मेरे प्यारे साथियों। मैं आज श्रीनगर के इस गोला बाजार से और इस श्रीनगर की क्रांतिकारी धरती के इस हृदय स्थल से पूरे प्रदेश का आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में लोगों ने जो उम्मीद के साथ सत्ता दोबारा इनके हाथ में सौंपी, वास्तविक रूप में ये सत्ता निरंकुश हो चुकी है और इस निरंकुश सत्ता को आईना दिखाना हम सबका, हमारा राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारा और सामाजिक दायित्व के रूप में आप लोगों का एक सामूहिक कर्तव्य है और लोकतंत्र में ये कर्तव्य निर्वहन करना एक नागरिक का फर्ज, निश्चित रूप में एक फर्ज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी से शुरू हुई ये बात कहां तक जाती है, आप लोग जरा इसको सुन लीजिए। कहानी की पृष्ठभूमि इस तरह है कि एक श्रीनगर की बेटी ममता बहुगुणा, आपको याद होगा, ममता बहुगुणा का केस ये है कि ममता बहुगुणा घर से गायब हुई और उसके अंतिम निशान नदी के तट पर कहीं मिले, उसके चप्पल नदी के तट पर मिले। लेकिन उसके बाद जब उसके माता पिता पुलिस थाने में आए तो श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत जी ने पुलिस स्टेशन में फोन किया कि कृपया दरोगा जी, इस हत्याकांड ये जो गुमशुदगी का कांड है, ममता बहुगुणा के कांड का खुलासा न किया जाए, आप लोग जांच को बंद कर दीजिए। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप ममता बहुगुणा के पिता स्वयं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैं जब धन सिंह रावत जी को मिलने गया, उससे पहले मैं पुलिस को मिलने गया और मुझे पता चला कि धन सिंह रावत ने वहां फोन करके कहा कि इसकी जांच बंद कर दो, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं धन सिंह रावत जी को मिलने गया और तब उन्होंने खुद बोला कि पंडित जी, मुझे पता नहीं था कि आपकी बेटी है, पर हाँ मैंने ये कहा कि भाई इस जांच को बंद कर दो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपकी बेटी है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ धन सिंह रावत जी से, मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, ममता बहुगुणा किसी की भी बेटी थी, किसी की पत्नी थी, ये मामला बाद का है, लेकिन वो उत्तराखंड की नागरिक थी, ये पहला मामला है। धन सिंह रावत जी, आपने कैसे किसी के लिए कह दिया कि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया कि जांच को बंद कर दो? ये मंत्री के रहते हुए क्या एक मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है? मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो सिर्फ चुनाव में आकर हमारे प्रदेश के लोगों को जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही थी और आज श्रीनगर के इस क्रांतिकारी स्थान से भी यही बात कर रहा हूं कि क्या आपने इन मंत्रियों को छूट दे रखी है कि हमारे पार्टी के, हमारे प्रदेश की, हमारी बहनों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करें? अगला केस आपने सुना होगा, हरिद्वार में महिला मोर्चा की नेत्री, शायद उनके महिला मोर्चा की अध्यक्ष हरिद्वार की महिला नेत्री, वो अपनी अफसोस की बात है कि जिन बातों को कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आप सबको पता है कि अपनी बेटियों को किस धंधे में धकेल रही है और वो भी नाबालिग, और कितना अमानवीय
मतलब पशुओं से भी बदतर व्यवहार उसके साथ उसे करने के लिए मजबूर कर रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी की नेता निकली, उनकी जिला अध्यक्ष निकली। इसके बाद कुलदीप सेंगर का नाम आपने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि कुलदीप सेंगर के काले कारनामों को, उसके पाप को बचाने के लिए इस पार्टी ने राज्य से लेकर केंद्र तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अंततोगत्वा सच्चाई सामने आई और तब उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं गिरा रहा हूं। अगला, दुग्ध संघ का अध्यक्ष एक कहा लाल कुआं में, हमारे उत्तराखंड के लाल कुआं में भारतीय जनता पार्टी का नेता, वहां का स्थानीय दुग्ध संघ का अध्यक्ष एक महिला को दुग्ध संघ में नौकरी दिलाने के झांसे में लेकर या इसी तरह कुछ रोजगार दिलाने के नाम पर उसने उसके साथ जो कुछ किया वो आप लोगों के सामने है। संट में इनका एक नेता इसी तरह के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ एक नैनीताल में युवा मोर्चा का इनका महामंत्री, उसको भी इसी अभी 2-3 साल की घटना है, ये सब 2-3 साल की घटना है। इसके बाद अभी बड़ी अफसोस की बात है कि रेखा आर्य, जिनके पास महिला उत्थान का पूरा मंत्रालय है, रेखा आर्य के पति खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे राज्य का नाम लेकर बोल रहे हैं कि 25-25 हजार में, 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। आपने रेखा आर्य के पति महोदय, मैंने सुना कि 3 शादियां की हुई हैं, 3। तो ये समाज और उत्तराखंड पूछता है, आप तो उत्तराखंड के नागरिक भी नहीं है, वो उत्तराखंड के नागरिक भी नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश से आते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 3 शादियां की, कि क्या यही 20 और 25 हजार रुपए देकर की होंगी? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। कितने बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या आपकी पार्टी इसी प्रकार से महिलाओं का सम्मान करती है? और उसके बाद अब अगर हम अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच की मांग कर रहे हैं तो हमें कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि अगर गणेश कोदियार और कांग्रेस पार्टी इस केस की सीबीआई जांच की मांग करके राजनीति कर रही है, उदाहरण के लिए अगर राजनीति कर रही है, तो ये गणेश कोदियार उन्हें मौका देता है कि वो मेरे से बढ़कर राजनीति करें, वो मेरे से बढ़कर इस केस की जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं, न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में इसकी जांच कराएं और उसके बाद वाहवाही लूटे, राजनीति करें कि देखो हमने जांच करा दी। उनको राजनीति करने से किसने रोका है? मैं तो चाहता हूं कि वो करें फिर राजनीति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों से अंकिता भंडारी हत्याकांड के पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना चाहता हूं। आपको याद होगा जिस दिन अंकिता भंडारी उस होटल से गुम हुई, उसके पिता को शाम को फोन जाता है, भंडारी जी को जो हमारे बगल के हैं उनको फोन जाता है कि भाई आपकी बेटी कहीं चली गई है। होटल से फोन जाता है, आपकी बेटी कहीं चली गई है। वो रात को बहुत परेशान हुए कि मैं क्या करूं। अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बात की, 2-4 रिश्तेदारों को लेके शाम तक वहां पहुंचे, लेट तक वहां पहुंचे, रात को कोई नहीं मिला। और अगली सुबह जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है पटवारी के पास रिपोर्ट करने गए हैं, आप भी यहीं आ जाओ, वो कहीं गुम हो गई है। जब वो वहां गए तो उनके कथनानुसार पटवारी भी उनको धमकाने लगा कि तुम भी मान जाओ कि ये कहीं भाग गई है। अगर वो मान जाते तो बात रफा दफा हो गई थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और साथ साथ में ये अंदेशा जताया कि ये इन लोगों ने कहीं उसको गुम कर दिया। उन्होंने मेरे से फोन पे कही ये बात अभी 2-3 दिन पहले कि उस दिन मुझे ये पता नहीं था कि वास्तव में इन्होंने मार दिया। अगर मुझे ये पता लगता कि इन्होंने मार दिया तो मैं भी वहां पर हो सकता है कि उनका ही कुछ कर देता, पर मुझे ये लगा, उन्होंने कहा कि इन्होंने कहीं इसको इधर उधर गुम कर दिया है। तो उसके बाद उन पर दबाव बनाने लगे कि तुम मुंह मत खोलो, लेकिन उसके बाद वो माने नहीं और अंततोगत्वा
वो जो उस अंकिता भंडारी का एक मित्र है, पुष्प नाम था, पुष्प नाम है उसका, उस पुष्प नाम के व्यक्ति ने ये राज खोला कि अंकिता भंडारी ने मुझे मैसेज करके बताया था कि मेरे को यहाँ से फोन करने के लिए भी दिक्कत है, अगर इन्होंने सुन लिया कि मैंने बाहर बोल दिया तो ये मुझे मार देंगे, मेरे जीवन को खतरा है। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे जीवन को खतरा है, मैं बाहर नहीं बोल सक रही हूँ, लेकिन मैं मैसेज के द्वारा बता रही हूँ कि ये मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि इनका कोई वीआईपी है जिसके लिए मुझे विशेष सेवा देने के लिए, स्पेशल सर्विस देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। और उसी दिन वो गायब हो गई। उसके बाद की कहानी आप सब लोग को पता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस दिन उसका शव मिला, उस दिन शव रात को मिला, 8-10 बजे रात को मिला होगा, और रात को 2:30 बजे वो कमरा तोड़ दिया गया जहां पर अंकिता भंडारी रहती थी रिजॉर्ट के अंदर। जिस कमरे में वो सोती होगी वो कमरे का तहस नहस कर दिया गया, उस कमरे को तोड़ दिया गया। मैं सुबह सुबह जब उठा, मैंने फेसबुक पर देखा कि फेसबुक पर कहा जा रहा है कि धामी जी पहले तो धाकड़ी थे, अब तो धामी जी बजरंगबली हो गए। मैंने देखा बड़ी उत्सुकता से कि भाई धामी जी जो बजरंगबली बन गए, ये किस तरह बजरंगबली बने। तो पता चला कि वो कमरा, वो रिजॉर्ट धामी जी ने रात को तोड़वा दिया, बुलडोजर चला के तोड़वा दिया, और वो जो है बजरंगबली बन गए हैं। रेणु बिष्ट जी जो कि विधायक थे यमकेश्वर की, उन्होंने भी इस पर धामी जी को बहुत साधुवाद दिया, बधाई दी कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपने वो रिजॉर्ट तोड़वा दिया, रातों रात रिजॉर्ट तोड़वा दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे कुछ शंका हुई, और मुझे शंका हुई कि ये तत्काल रिजॉर्ट जो तोड़वाने की बात है, जहां अंकिता भंडारी रहती थी, और जो लोग थोड़ा भी पुलिस की जांच को जानते हैं वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी घटनास्थल, जब तक कि उस घटनास्थल को पूरी तरह से मुहैया न कर गया, उसके पूरे सैंपल जांच के लिए जो भी आवश्यक होते हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए जो भी आवश्यक वो सैंपल्स होते हैं, वो जब तक न ले लिया गया तब तक उसको छेड़ा नहीं जा सकता। मुझे शक हुआ, और ये हमारे पूर्व विधायक जी मनोज रावत जी का मुझे फोन आता है 8:30-9 बजे के करीब कि गोदियाल जी ऐसा करते हैं कि अंकिता भंडारी का जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, आप और हम वहाँ जरा चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं। हम वहाँ गए, मेरे अन्य साथी भी मेरे साथ थे, हम वहाँ गए, और वहाँ से हम वहाँ भी गए जहाँ वो कमरा तोड़ा था। मैंने देखा वो कमरा तोड़ा है, रिजॉर्ट पूरा नहीं तोड़ा है, वो कमरा तोड़ा है जहाँ वो रहती थी। मैंने कहा अरे भाई गजब है, ये तो सबूतों को नष्ट करने की साजिश है। कहाँ के बजरंगबली, ये तो सबूत नष्ट करने का कारनामा है। तब तक सोशल मीडिया में बड़ा उफान चल रहा था कि मुख्यमंत्री बजरंगबली, भाजपा सरकार बजरंगबली, इन्होंने रिजॉर्ट तोड़ दिया, रिजॉर्ट तोड़ दिया। और आपको याद होगा इस गणेश गोदियाल ने पहला वक्तव्य दिया कि ये रिजॉर्ट तोड़ने की घटना नहीं है, ये सबूतों को मिटाने की साजिश है। और तब जाके लोग समझे इस बात को कि वाकई ये सबूतों को मिटाने की साजिश है। और इस पूरा जो उनका गेम प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, इस लड़की को ये दिखा दो कि मतलब ये अपने हिसाब से इसने आत्महत्या कर ली, और धामी ने रिजॉर्ट तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इनका पूरा प्लान फेल हो गया, मामला ही पलट गया। और आज हमारे तमाम वो प्रश्न अनुत्तरित हैं जो प्रश्न हम सरकार से पूछते हैं। हम सरकार से, अभी मैंने बीच में देखा कि सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पे आकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं, पर उन बातों को नहीं छेड़ रहे हैं जिन बातों के उत्तर आज तक जनता को नहीं मिले। और वो बातें क्या थी? अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो रिजॉर्ट तोड़ने के आदेश, वो कमरा तोड़ने के आदेश किसने दिए? नंबर 1, आज तक उस पर मौन है। कल एक मंत्री जी सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात नहीं कही कि वो कमरा तोड़ने का आदेश किसने दिया। कानून में ये प्रावधान निहित है कि अगर कोई सबूतों से छेड़छाड़ करता है तो वो भी अपराधी है, उसके ऊपर भी केस चलता है, उसकी भी जांच होती है। अब सरकार बोल रही है कि सबूत लाओ, सबूत लाओ। भाई रुकम भाई, सबूत तुम मुझे नहीं,
सबूत नहीं मुझे, सबूत उनके पास हैं जिन्होंने उन सबूतों को नष्ट किया है। और जब तक सबूत नष्ट करने वाले लोगों से थर्ड डिग्री की जांच नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई, मैंने सुना पुलिस में एक थर्ड डिग्री की जांच होती है भाई, पुलिस के मेरे साथियों, थर्ड डिग्री होती है कोई जांच के दौरान? तो जो थर्ड डिग्री की जांच होती है, जब तक ये थर्ड डिग्री की जांच इन लोगों से नहीं हुई, तब तक सबूत कहां से आएंगे? मेरी मांग है कि उन विधायक को जिन्होंने कहा कि हमने ये रिजल्ट छुड़वाया है, उनको वो थर्ड डिग्री की जांच से गुजरना चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और उस एसआईटी जिस पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच की है, उनकी थर्ड डिग्री होनी चाहिए जांच, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि किसका दबाव था जो कह रहे हैं कि वो लाओ सबूत लाओ सबूत लाओ, उनके ऊपर किसका दबाव था कि जिस समय सबूत इकट्ठा किए जाने चाहिए थे उस समय उन्होंने उस बचे हुए सबूतों पर आग लगा दी। जो कमरे के अंदर गद्दे उद्दे बचे थे उन गद्दों पे आग लगाई और जो बचा खुचा था उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया। आपको पता होना चाहिए कि फॉरेंसिक जांच में कहीं बाल गिरा हो वो भी सबूत का काम करता है, बिस्तर में कोई चीज गिरी हो वो भी सबूत का काम करता है, खून गिरा हो, थूक गिरा हो, पसीना गिरी हो, कपड़ा गिरा हो, कुछ निशान गिरे हो, कमरे के हैंडल पे, कुंडी पे, कहीं पर टेबल पे हाथों के निशान, ये फिंगरप्रिंट्स कहीं हो, ये भी सबूत का काम करता है। जब तुमने सब कुछ खत्म कर दिया और आज जनता से कहते हो कि सबूत लाओ, बड़े बेशरम लोग हैं, बड़े बेशरम लोग हैं कि जनता को कह रहे हैं कि सबूत लाओ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जब एक महिला ने अपने पति और अपने बीच हुए बातों को सार्वजनिक कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपनी पत्नी से कहा कि ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन था, जब नाम ले दिया तो तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि अरे भाई वो फलाना व्यक्ति जिसका वो नाम ले रही है वो अनुसूचित वर्ग से था और कांग्रेस ने तो पूरे अनुसूचित वर्ग का अपमान कर दिया। ये कहकर कांग्रेस ने कहा, ये नाम कांग्रेस ने लिया? महेंद्र भट्ट जी, क्या ये नाम कांग्रेस ने लिया? ये नाम तुम्हारे नेताओं ने लिया और बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पर थोपते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित वर्ग का अपमान किया तो महेंद्र भट्ट जी ने किया, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी ने दुष्यंत कुमार गौतम की जाति बताई कि वो किस जाति से थे। गणेश कोडियाल है कांग्रेस का कोई भी साथी, दुष्यंत कुमार गौतम की जाति से हमको कोई मतलब नहीं है और ना हम जानते थे कि उनकी क्या जाति है। ये तो उन्होंने ही बताया कि ये फलानी जाति के हैं और अगर किसी जाति का अपमान किया तो उन्होंने किया। उसके बाद क्या कहते हैं, जब उस महिला के बयान यह है कि महेंद्र भट्ट जी ने मुझे ऑफर दिया था कि अपने पति को छोड़ो, तुम मेरे साथ आ जाओ, टिकट तो मैंने लेनी है। जब उसने ये रायसोई गार्डन किया तो तब बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरे पर आरोप लगाकर ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। अरे धत तेरे की, तू है तुम लोगों पर ऐसे, तुम जो है अपनी जाति का अपमान कर रहे हो। अगर तुमने अयोग्यता अर्जित की है तो वो तुम्हारी जाति का अपमान नहीं है, वो तुम्हारा अपना अपमान है। मैंने एक दिन कहा था कि गणेश कोडियाल अगर किसी दिन अयोग्यता अर्जित करेगा तो गणेश कोडियाल का वो अपना अपमान है, अपनी हमारी जाति का अपमान थोड़ी है। मेरी जाति के लोगों ने कहा मुझे कि मैं कोई गलत काम करूं, वो मेरा अपना अपमान है। इसी प्रकार भट्ट जी, अगर ये अपमान है तो ये अपमान का घूंट तुमको पीना पड़ेगा। अगर ये अपमान है तो दुष्यंत गौतम जी को ये घूंट पीना पड़ेगा। हमारी बात क्या है, हमको ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराओ। सरकार कह रही है कि वीआईपी कोई नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल उनके विधायक कह रहे हैं कि वीआईपी कमरा था। अरे भाई उस लड़की ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, बहुत स्पष्ट रूप से वो बातें लिखी हैं जिनको मैं शाब्दिक रूप से कह नहीं सकता हूं कि मुझ पर क्या क्या दबाव दिया गया।